टीवी पर सुबह खोलिए तो पहले ज्योतिष बताया जाता है। कोई भी टीवी चैनल उठाइए, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, शनि केतु राहु, आज का ये है कल का ये है। टीवी चल रहा है किससे? विज्ञान और तकनीक से। और उस पर क्या बताया जा रहा है? कर्मकांड। टीवी की शुरुआत, दुनिया में कंप्यूटर आया तो दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। इस देश में कंप्यूटर आया तो उससे सबसे पहला काम हुआ कुंडली और जन्मपत्री बनाने का। अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे फैक्ट्री, विश्वविद्यालय और तमाम जगहों पर जाना होगा। अगर मुझे इलाज करना, मेरा सर दर्द दुखे तो डॉक्टर के पास जाना होगा। मुझे मोक्ष चाहिए तो मंदिर के पास जाना होगा। बिल्कुल स्पष्ट हिम्मत थे सामने मुंह पे कहने की, तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। तमाम लोगों को सुनने का जो मौका मिला और इस आयोजन में जो स्वागत हुआ, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। केवल विषय में ही चिंता भारत के संविधान की नहीं है, हमें भेंट में भी भारत का संविधान दिया गया है। इसलिए मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं कि आप वाकई एक वैचारिक आयोजन का हिस्सा बने हो। और उसके साथ डॉक्टर अंबेडकर का 25 नवंबर 1949 का दिया गया वो भाषण, जिसके बाद इस संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। उस भाषण को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ चिंताएं भी वहां साझा की हैं। वो चिंता इस बात की थी कि जो संविधान हम आपको सौंप कर जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई कमी नहीं है, उसके लागू हो जाने के बाद सारी तस्वीर बदल जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस उद्बोधन में कहते हैं, कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे ना हुए तो उस संविधान का कोई अहमियत नहीं बचेगी, वो कागजों का पुलिंदा मात्र बचेगा। मुझे नहीं पता कि मुझे भारत के संविधान को आज कागजों का पुलिंदा मात्र कहना उचित है या नहीं, मगर इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि जिन भी खतरों को डॉक्टर अंबेडकर ने उस भाषण में 1949 में इशारा किया था, वो खतरे हमारे सामने आकर खड़े ही नहीं हैं। उन्होंने संविधान को तहस नहस कर दिया है, केवल उसकी घोषणा नहीं हुई है। अब संविधान को बिल्कुल हटाकर आपके सामने यह घोषणा थोड़ी की जाएगी कि आज से मनुस्मृति का संविधान लागू है, लेकिन संविधान खत्म हो गया है। इस बात को इस तरह से समझिए, जो अभी नवीन बोल रहे थे कि जितने भी गुनाह हुए उसमें न्याय किसके पक्ष में हुआ। शंकर बिगहा, लक्ष्मण प्रुबाथे, उस पूरी फेहरिस्त में मैं कुछ और नाम जोड़ देना चाहता हूं। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद कौन जेल में है? पायल तड़वी की सांस्थानिक हत्या के बाद कौन जेल में है? प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े आज जेल में हैं, अभी तक उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है। कहां है भारत का संविधान? जंतर मंतर पर दिल्ली में संसद से चंद कदम की दूरी पर संविधान की प्रतियां जला दी गईं, कौन जेल में है? इस देश में धर्म संसद के नाम पर घोर अधार्मिक और संविधान विरोधी भाषण दिए गए, कौन जेल में है? इस देश में, उसी दिल्ली में भगवा संविधान बनाकर सेमिनार करके उसका विमोचन किया जा रहा है कि जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे 2025 में, तो हम इस संविधान को बदलकर अपना मूल संविधान लागू करेंगे।
कौन उस कार्यवाही में जेल में गया? इस देश में राम मंदिर पर फैसला आज सुनाया गया, कल वो जज राज्यसभा की सदस्यता लेता है। कहां संविधान बचा है? इस देश में जितने भी घोर संविधान विरोधी काम आप करें, आप जेल में नहीं जाएंगे, मगर आप अगर सवाल करेंगे तो आप जेल जाएंगे, आप गोली मारे जाएंगे, आपको आवाज को दबाया जाएगा। इसलिए इस मंच पर मुझे सबसे पहले बाबू जगदेव प्रसाद याद आते हैं, जिनकी आवाज को दबाने का काम इसी बिहार में हुआ था। संविधान के खात्मे की घोषणा नहीं हुई है और हम और आप अभी उस संविधान की जो बहुत थोड़ी सी चीजें लागू हैं उसकी वजह से यह आयोजन कर पा रहे हैं। बस इतना ही संविधान बचा हुआ है कि हम आलोचना कर पा रहे हैं। इसलिए इस आयोजन में मीडिया पर जो बात रखनी थी वो हमारे पूर्व के तीनों वक्ताओं ने रख दी। चाहे सुमित जी ने जो बात कही हो कि भाई आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। हमारे यहां अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। एक उम्मीद थी उन्हें कि जब तोप से मुकाबला है, तलवार से मुकाबला है, तो अखबार निकाल करके हम कलम से उसका मुकाबला कर सकते हैं। आज हमारे दौर में कलम और किताब पर पाबंदी लगा करके हमारे नौजवानों के हाथ में त्रिशूल और तलवार बांट करके उन्हें दंगाई बनाया जा रहा है और उस पर बैठकर हमारे देश में वो जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिन रात डिबेट करके ये साबित करना चाह रही है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन चुका है। कहीं लिखा मैंने पढ़ा था कि कल तक छपकर जो बिका करते थे अखबार वो अब बिक करके छपते हैं। वो अब बिक चुके हैं पहले ही। कलम और किताब पर बंदूक का पहरा है, कलम खरीद ली गई। बहुत पहले कविता मैंने पढ़ी थी, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं। जो बातें पूर्व के वक्ताओं ने कही है उसे अपने ही शैली में आपके सामने रखना चाहता हूं। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुकून बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। वो जो कलम के सिपाही में एक भरोसा इस मुल्क ने अपना दिया था, पीढ़ियों पीढ़ियों से जिनके हाथों को श्रम करने के लिए मजबूर किया गया, कलम पकड़ने से रोका गया, जिनकी पीढ़ियां खप गई इस दुनिया को रहने लायक बनाने में, जितनी जातियां बनाई हमारे देश में, वो जातियां पेशे से जोड़ दी। लेकिन वो पेशे कौन लोग करते थे? कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, तमाम वो जातियां, कृषक, कामगार, श्रमजीवी जातियां, जिन्होंने अपने श्रम से इस दुनिया को रहने लायक बनाया, वरना ये दुनिया रहने लायक नहीं थी। इस काम को करने में बड़ी मेहनत लगी, शोध किया। एक धोबी शोध करता है कि कैसे धूल के एक प्रकार से भी कपड़ा साफ किया जा सकता है। एक कुम्हार, एक लुहार, एक नाई, मोची अपने पेशे में अनवरत हजारों साल से शोध किया उसने, ताकि वो और बेहतर ढंग से इस दुनिया को अच्छा बना सके। एक किसान शोध करता है कि वो कैसे और बेहतर फसलें पैदा कर सके। मगर जब ये मुल्क आजाद हुआ और एक आधुनिक भारत बनना शुरू हुआ, तो इस मुल्क को तो नया बनना था, जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन, और उसमें यह भरोसा किया गया था कि हम बराबरी की दुनिया बनाएंगे, हम इस देश को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित करेंगे। तो इसकी जिम्मेदारी जिन दो बड़ी संस्थाओं पर थी, उनमें एक है मीडिया और दूसरा मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय, शिक्षा जगत, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन।
उन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले वैसा बनाया जाना था जैसा आप एक देश बनाना चाहते थे, यानी वहां सबको बराबर का हक मिले। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, हालांकि अभी टेम्परेरी प्रोफेसर हूं। जैसे कैनरा बैंक के लोग भी कभी कभी डरते तो होंगे ही कि कहीं यह भी बैंक बेच न दिया जाए। कल्पना करिए कि इस देश में कभी आप गर्व से कहते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना एक बड़ी बात थी, और आज बैंकों को बेचना बड़ी बात हो गई है। कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। वैसे ही जैसे आपके बैंक बिक रहे हैं, हो सकता है नवाज देवबंदी का शेर है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल पे मैं बेचुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप बेचुप हो, अगला नंबर आपका है। हमने किसी और के लिए लड़ाई लड़ी ही नहीं, फिर हम अपनी लड़ाई कैसे जीत जाएंगे। बैंक बिकते रहे, कोई आंदोलन नहीं हुआ इस देश में। इस देश में शिक्षा बेच दी गई है और इस समय कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। मेरी चिंता यहां पर है। नई शिक्षा नीति ने इस देश के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से निजी हाथों में बेच दिया है। जैसे संविधान खत्म हुआ है, हमें अंदाजा नहीं लग पा रहा, वैसे ही शिक्षा बिक गई है, और इस बात को भी हमें समझने में शायद अगले 10, 15, 20 साल लगेंगे, मगर तब आपके पास बचाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही मैं टेम्परेरी प्रोफेसर हूं। मुझे नहीं पता कि जितना आप लोग सम्मान देते हैं उतना ही दूसरी तरफ से विशेष प्रकार का सम्मान मिलता है, और उस विशेष प्रकार से सम्मानित किए जाने का नतीजा यह होगा कि मैं अब एक स्थायी प्रोफेसर बचूंगा या नहीं बचूंगा, मेरी नौकरी रहेगी या नहीं, इसका कोई अब भरोसा ही नहीं। नौकरी छोड़ के लोग बैठे हैं। मैं तीनों लोग जो मीडिया के आप लोगों ने बुलाए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आयोजकों को, मेरे हिसाब से मीडिया पर बात करने के लिए ये एक शानदार पैनल आपने चुना है। इन्होंने वहां की नौकरियों को लात मारा और आपकी आवाज बंद करके आपके सामने बोला। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरी नौकरी रहे या जाए, मैं कल को प्रोफेसर बचूं या ना बचूं, इससे ज्यादा बड़ी चिंता मेरी यह है कि इस मुल्क का आईन, इस देश का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, डॉक्टर अंबेडकर और फूले के सपनों का भारत बचेगा या नहीं। इसलिए हम आपके बीच में बोलने आए। हम ये जानते हैं कि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और लोग चुका रहे हैं। इसलिए जब हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि जैसे मीडिया वैसा नहीं बन पाया जैसा आजाद भारत के मीडिया को होना था, वैसे इस देश के विश्वविद्यालय और स्कूल नहीं बन पाए जैसा उन्हें होना था। और इसलिए जब मैंने आरटीआई लगाई, 1 जनवरी 2020 तक का आंकड़ा बता रहा है कि इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं। कैसा देश आपने बनाया। इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 97 to 99% पोस्ट जो एससी, एसटी और ओबीसी की थी, वो आज भी खाली रखी गई, उस पर अपॉइंटमेंट ही नहीं हुए। कौन लोग थे जो ये नहीं करना चाह रहे थे? ये वही लोग थे जो शिक्षा की अहमियत जानते थे, इसलिए उन्होंने हमारे लोगों को शिक्षा से दूर रखा। और इसलिए मैंने ये बात कही कि जिन जातियों ने श्रम करके, शोध करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया, खूबसूरत बनाया, उन्होंने जब अपना विश्वविद्यालय बनाया तो उन विश्वविद्यालयों में शोध करने वाले बुद्धि विवेक को, तर्क विज्ञान को उन विश्वविद्यालयों से बाहर रखा। और जिन लोगों ने श्रमजीवियों के श्रम पर केवल जीवन जिया, परजीवी की तरह, चौधरी छोटू राम कहते थे इस देश के 90% लोग कमेरा लोग हैं, 10% लोग लुटेरा लोग हैं जो 90% के श्रम को, कर्म को वहां पर लूटने का काम करते हैं। इसी को अर्जक संघ ने कहा कि ये 90% अर्जक लोग हैं जो अर्जित करके अपना जीवन जीते हैं, इस दुनिया को चला रहे हैं, और 10% लोग तो अनर्जक लोग हैं। और उन विश्वविद्यालयों पर उन जातियों को उन्होंने बाहर रखा जिन्होंने हजारों साल से श्रम करके इस दुनिया को खूबसूरत बनाया। जो श्रम करेगा उसी में शोध करने का विवेक होगा ना। जिसने जीवन में कोई श्रम ही नहीं किया उसका बुद्धि काम नहीं करेगी।
इसलिए जिनकी बुद्धि का काम सबसे कम था उन्होंने अपने को सबसे बुद्धिमान कहा, और वो कहे कि जो ब्रह्म का ज्ञानी होगा वो ब्राह्मण होगा। कल्पना करिए, विरोधाभास देखिए इसका। इसलिए मेरी चिंता यह है कि वो जो लोकतंत्र के पहरुए थे, वो फैज अहमद फैज की एक नज्म है कि ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसका हमें इंतजार था, ये वो भारत तो नहीं जैसा हमारा भारत लोग बनाना चाहते थे। इसलिए मुझे लगता है, मैं जब कविताओं की बात कर रहा था, इस देश में जमहूरियत की बात कर रहा था, इस देश में साझा शहादत से बना हुआ साझा विरासत की बात कर रहा था, तो मुझे याद आता है, अभी आज ही मैं बैठा था तो इस देश का गृह मंत्री का बयान आया है कि हमें इतिहास फिर से लिखने से कोई रोक नहीं सकता। मैं सोचने लगा कि जिन्होंने इतिहास बनाया ही नहीं वो इतिहास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। महाभारत काल में इंटरनेट था, गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी थे, यही सब तो लिखेंगे। और इस देश के निजाम की कहानियां उन इतिहास की किताबों में लिखी जाएंगी कि हम नाली के गैस से चाय बनाया करते थे, बादल आ जाए तो रडार काम नहीं करता था, यही तो कहानियां लिखेंगे। क्योंकि इस देश में हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक कई जगहों पर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सिलेबस बदले जा रहे हैं। अब उस सिलेबस बदलने में एनसीईआरटी ने सिलेबस बदल दिया। सिलेबस बदल करके वो क्या पढ़ाएंगे? महाराणा प्रताप ने अकबर को युद्ध में हरा दिया था, और उसी सिलेबस से निकले हुए कुछ लोग जब सिनेमा बनाएंगे तो कहेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में मार दिया था, जबकि इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज चौहान 1192-93 के आसपास तराइन के युद्ध के बाद ही मर गए, और मोहम्मद गोरी का निधन हुआ 1206 ईस्वी में। इतिहास बनेगा तो इतिहास बदला जाएगा। मेरी चिंता एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर के नाते यह है कि हमारी पीढ़ियों को इतिहास जानने से अब रोका जाएगा, उन्हें गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा। और इसलिए मैं चिंतित हूं कि भले वो कल को सिलेबस में लगाएंगे, एक गीता का अध्याय लगा रहे हैं हरियाणा में कि अब गीता का अध्याय पढ़ा जाएगा। मैं कह रहा हूं इस देश में अगर सिलेबस में लगाना था तो तुम्हें जाति का विनाश और गुलामगिरी लगाना था, तुमने सिलेबस तो वैसा कभी बनाया ही नहीं। झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां, और उन कहानियों में एक हिस्सा वो भी रहेगा कि एक बच्चा बहुत छोटा सा था, भगवा झंडे से बहुत प्रेम करता था, अचानक देखता है कि तालाब में मगरमच्छ भगवा झंडे को तोड़कर खींच रहा है। वो बच्चा तालाब में कूदकर मगरमच्छ से लड़ता है, भगवा झंडा तो लेकर आता ही आता है, साथ में मगरमच्छ के बच्चे को भी बगल में दबा के ले आता है। वही बच्चा कुछ दिन बाद भारत का प्रधानमंत्री बनता है। आप कल को यही बनाएंगे। आप इस देश में सिलेबस बनाने के लिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मैं हिंदी का पढ़ने वाला एक विद्यार्थी सोचता हूं कि अगर इस राष्ट्र की एक कोई व्याख्या है तो उस सांस्कृतिक व्याख्या में तुमने जब पढ़ाया कि हम तो विश्व गुरु थे, आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे, मैं आपसे पूछता हूं कि तुम कहते हो ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इसी पर तो तुम डिबेट कराते हो रोज। अच्छा एक बात सोचिए, मीडिया की हालत देखिए, एक व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख बयान दे देगा कि हम इसे अखंड भारत बनाएंगे, तो शाम को मीडिया वाले डिबेट करने के लिए आरएसएस के व्यक्ति को बुला के कहते हैं जरा बताइए आप कैसे बनाएंगे। अरे मूर्खों, तुम तो उन्हें मंच दे रहे हो अपनी बात कहने के लिए, पूरा मंच आपने उन्हें दे दिया, वो अपनी बात कह रहे हैं। कभी हमसे भी कहो कि जाति जनगणना होनी चाहिए तो टीवी पे डिबेट ऑर्गेनाइज कराओ और हमसे पूछो कि जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए। एजेंडा वो सेट कर रहे हैं, उसमें हमारे मुद्दे ही नहीं है। हमारे यहां मैं टीवी को जब देखता था, टीवी पर सुबह खोलिए तो पहले ज्योतिष बताया जाता है। कोई भी टीवी चैनल उठाइए, एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, शनि केतु राहु, आज का ये है कल का ये है। टीवी चल रहा है किससे? विज्ञान और तकनीक से, और उस पर क्या बताया जा रहा है? कर्मकांड।
टीवी की शुरुआत, दुनिया में कंप्यूटर आया तो दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। इस देश में कंप्यूटर आया तो उससे सबसे पहला काम हुआ कुंडली और जन्मपत्री बनाने का। यह ऐसा देश है, क्योंकि किसके हाथ में कंप्यूटर आया? उनके हाथ में आया जो ज्ञान विरोधी थे, वो कर्मकांड मानने वाले लोग थे। इसलिए मेरी चिंता उस टीवी को लेकर नहीं है। इन्होंने एक बात कही, मैं एक शेर पढ़ता हूं, इबलाग के लिए न तुम अखबार देखना, हो जुस्तजू तो कूच आए बाजार देखना। मोहसिन भोपाली कहते हैं, अगर आपको अपनी दुनिया देखनी है तो अखबार में कुछ नहीं। अखबार तो आग लगाने, एक जमाना था, इस वक्त वहां कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहां आग लगी थी। यहां से शुरुआत हुई थी। इस वक्त कौन वहां धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहां आग लगी थी। और आज जहां भी आग लगी है उसके पीछे खोजेंगे तो कोई अखबार मिलेगा। अखबार आग लगाने का काम कर रहे हैं। जिन्हें आग बुझाना था वही अखबार आग लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे याद है, मंडल आंदोलन चल रहा था इस देश में, वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ नारे लग रहे थे। बिहार की जमीन पर खड़े होकर अपनी वैचारिक बात करना जरूरी है। मंडल आंदोलन के लिए पूरा मीडिया बैठकर कह रहा था मेरिट कंप्रोमाइज हो गया, इस देश के विश्वविद्यालय अब बर्बाद हो जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, अब तो कुछ बचेगा नहीं। और उसके विरोध में आंदोलन, तो टैगलाइन चलती थी, उसमें हेडलाइन चलती थी, पूरा देश सड़कों पर, पूरे देश के नौजवान मंडल के विरोध में खड़े हैं। वीपी सिंह से किसी ने पूछा इंटरव्यू में, तो वीपी सिंह ने कहा कि मेरे पास भी ओबीसी समाज के लोग आए और उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम इनका जवाब दें, हमें जवाब देना अच्छे से आता है। वीपी सिंह ने कहा कि नहीं, जो काम करना था वो मैंने किया है। फिर उन नौजवानों ने एक सवाल पूछा कि इस देश के अखबार और टेलीविजन लिख रहे हैं कि इस देश के नौजवान सड़कों पर उतर गए मंडल के विरोध में, क्या 10% 15% सवर्णों के नौजवान ही देश के नौजवान हैं? हम इस देश की आधी आबादी के नौजवान जो इस मंडल का स्वागत कर रहे हैं, हम इस देश के नौजवान नहीं है क्या? विमर्श तो ऐसे सेट किया गया, यह देश किसका है? और उसके बाद वीपी सिंह ने मंच से एक बात कही थी। उस बात में उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति का व्याकरण बदल दिया है। एक ऐसे बच्चे का जन्म हो गया है जिसे वापस मां के पेट में नहीं डाला जा सकता। इस देश की आधी आबादी को उनके हक हुकूक और न्याय से वंचित रखा गया। बहुत दिन तक अगर इस गुस्से पर नियंत्रण आप रखेंगे तो किसी दिन ये उबाल लेकर फूटेगा। मंडल के लिए इतना विरोध में, अखबार पलट कर देखिए, टीवी पर मंडल के विरोध में ही केवल खबरें चल रही। एक वीडियो है, जाकर देखिएगा, उस लल्लन टॉप के चैनल पर है और मैं अभी भी उसे पढ़ना चाहता हूं, मैं इसलिए उसका नाम लेकर कह रहा हूं। मंडल की पूरी कहानी करके उसमें है और जैसे ही वीडियो शुरू होती है तो यहीं से शुरू होती है। मंडल लागू किया वीपी सिंह ने सरकार बचाने के लिए। कोई ये नहीं बताया कि संयुक्त मोर्चा गठबंधन का जो घोषणा पत्र था उसमें भी लिखा था मंडल हटाना, मंडल लागू करना और इस तरह के भेदभाव को हटाना। इनके घोषणा पत्र में रहता है 370 हटाना, तो वो तो घोषणा पत्र का काम है। संयुक्त मोर्चा अगर उसे अपने घोषणा पत्र को लागू करे तो वो कह रहे हैं कि ये तो सरकार बचाने के लिए हुआ। और उसके बाद कहा पूरे देश में आग लग गई, कमंडल के विरोध में मंडल लाया गया। तो जो विजुअल्स उसमें हैं उसमें लड़के लड़कियां नारा लगा रहे हैं, लड़कियां कह रही हैं हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए, वो सारी सवर्ण लड़कियां थी। इस देश में जब महिला आरक्षण की बात हुई तो जब ये सवाल कहा गया कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, सभी किस्म की महिलाएं, सभी वर्गों की महिलाएं एक जैसी नहीं है, तो इस देश में कहा गया कि शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव तीनों का नाम लेके गालियां दी गई कि महिला विरोधी हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने कोटे विद इन कोटा की बात कही थी। और उसके बाद क्या हुआ, दूसरा नारा ये लगा जिसमें गालियां दी गई थी वीपी सिंह, शरद यादव को, रामविलास पासवान को। और तब मुझे याद आता है उसमें उस विजुअल में जहां गाली दी गई है उसको बस स्लो कर दिया गया है, जहां वो बिपिया और ललुआ कह रहे हैं, मां बहन की गालियां। और तब मुझे बिहार की जमीन पर कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो किसने नारा दिया था, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां भी आई।
इतना गंदा नारा मैं हर मंच से इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके और हमारे हक के लिए किन्होंने कितना अपमान सहा है, और तब जाकर के हमें यह जगह मिली है जहां हम खड़े होकर के आपसे बात कर पा रहे हैं। ये नारा किसने बनाया? जो लोग मेरिट की बात करते थे। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और बिहार में कर्पूरी ठाकुर थे। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। ये नारा किसने बनाया था? ये मुख से पैदा हुए वाले लोगों ने बनाया था ना। और आप मेरिट की बात करते हैं और आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर कर्पूरी ठाकुर और राम नरेश यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ये लोग भी हिंदू थे, तो ये गालियां किसने बनाई उनके ऊपर? बीपी मंडल जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस कुछ दिन बाद गंगा में, चूंकि उस गंगा से यातायात भी होता था, तेल रिस गया गंगा में और आग लग गई। सदन में खड़े होकर प्रतिपक्ष और दक्षिणपंथी नेता विवेकानंद झा ने कहा कि एक शूद्र जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो कहां लगेगी? वीपी मंडल ने खड़े होकर जवाब दिया कि देखो, गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है, अभी मुझे और उस आग को भड़काना है ताकि आग जलती रहे। यह लड़ाई लड़कर के यहां तक पहुंचा गया था। आज उसी मंडल के विरोध में जो लोग कमंडल लेकर निकले थे, इस देश में रथ यात्रा और मंदिर के नाम पर दंगा करवाया, जिन्होंने लाशों पर कारोबार करके उन्होंने कुर्सी पाई थी, आज जब जाति जनगणना की बात हो रही है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की एक एका बन रही है, मंडल और भारत के संविधान के बाद इस देश में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ है जो विश्वविद्यालयों से पढ़ करके इतना काबिल हुआ है कि वो आरटीआई लगाकर पूछता है, जब 2006 में मीडिया में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, अनिल चामड़िया, योगेंद्र यादव और जितेंद्र कुमार, ये सर्वे करते हैं तो पता चलता है कि न्यूज रूम में तो केवल 99.999% केवल अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं। फिर वो जब वहां हमारे लोग नहीं तो हमारी खबरें कहां से होंगी? विश्वविद्यालयों में जब हमने आरटीआई लगाई तो वहां पर 90-99% प्रोफेसर, कुलपति, प्रिंसिपल, वो सारे एक ही वर्ग के लोग बैठे हैं। फिर ये भारत किसका है? जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो फिर से आग लगाई जा रही है, और आग लगाने का काम इस देश के अखबार कर रहे हैं, न्यूज चैनल कर रहे हैं। इसलिए मुझे याद आ रहा है एक वाकया, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस का काम करने के पहले रथ यात्रा निकाला था इनके अगुआ लोगों ने। रथ यात्रा जब बिहार में आई तो बिहार की जमीन तो बुद्ध की जमीन है ना, बिहार की जमीन कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद की जमीन है। बिहार की जमीन पर उस रथ यात्रा को रोका गया समस्तीपुर में। वो एक बहुत बड़ा कदम था। बाद के कामों की हम बेशक आलोचना करें इन नेताओं की, लेकिन जितना उनके हिस्से का श्रेय है वो कम से कम देना चाहिए। उस लहूलुहान रथ यात्रा को रोकने का काम बिहार की जमीन पर हुआ था, और इसलिए हम कहते हैं कि उस रथ यात्रा को रोकने का खामियाजा यह भुगतना पड़ रहा है कि हीरा चोर विदेश में, लंदन में बैठे हैं, और खीरे जैसी चोरी के एवज में कोई जेल में बैठा है और आप उसे बचा नहीं पाए। चारा चोरी, इस देश को लूट लिया जिन्होंने, वो आपके निजाम बने बैठे। उसी दौर में दूसरा काम हुआ था उत्तर प्रदेश में, जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवक ऊपर गोली चलवाई थी। वो राजनीति का उरोज था, अभी शुरुआत थी, फिर भी गोली चलानी पड़ी। उसके बाद दैनिक जागरण अखबार में नाम लेके बोल रहा हूं, उस अखबार ने क्या कहा कि खुद मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर पर बैठकर बंदूक से गोली चला रहे थे। उस अखबार ने तुरंत खबरें चलाई कि जाने सैकड़ों कार सेवक मर गए। रात को सुबह 3-4 बजे अखबार छप करके बंटने के लिए जाते थे। पता चला मुलायम सिंह ने कहा कि अखबार बिकने नहीं चाहिए, बंटने नहीं चाहिए, और उन अखबारों को जलाया गया था 1990-91 के आसपास। यह जो काम किया गया था, उनकी विरासत के लोग आज डरते हैं कि थोड़ा सा परशुराम का फरसा भी पकड़ लेंगे तो शायद उनका भी वोट मिल जाएगा। नहीं साहब, विरासत की बात करनी होगी। जो हिम्मत रथ यात्रा को रोकने और कार से ऊपर गोली चलाने की थी, वो हिम्मत डॉक्टर अंबेडकर से आती है, जो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर हकीकत बना तो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा, क्योंकि हिंदू कुछ भी कह ले, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व विरोधी है। यह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।
ये ताकत डॉक्टर अंबेडकर को कहां से मिली? फूले से मिली, तथागत बुद्ध से मिली। फूले ने अपने गुलामगिरी में क्या लिखा? अगर ब्रह्मा मुख से पैदा हुए, 4 मुंह थे, ब्राह्मण मुख से पैदा हो रहे हैं, तो गर्भ कहां ठहर रहा? मैं तो रेफरेंस से बात करता हूं, इसीलिए शायद अभी तक मुझे जेल में नहीं डाले हैं, लेकिन जब चाह लेंगे तो डाल देंगे, जैसे मेरे प्रोफेसर हनी बाबू को जेल में डाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो ताकत उनके पास थी जो उन्होंने गुलामगिरी लिखी। हम अगर आज उसे पढ़ दें तो अब हमारे पास वो भी ताकत नहीं बची, वो भी है, साहस नहीं बचा। और ये ताकत उन्हें कहां से मिली? वो जो पूरा महाराष्ट्र नवजागरण में एंटी कास्ट मूवमेंट चला था, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम का मूवमेंट, उस पूरे मूवमेंट की वजह से ज्योतिबा फुले को एक जमीन तैयार मिली थी, और उसके बाद दलित पैंथर बना, और इतना रेडिकल मूवमेंट। ये ताकत वहां कहां से आई? उस पूरे दक्षिण भारत की विरासत में, पेरियार की विरासत में, नारायण गुरु और बसवन्ना चोखा मेला की अयंकली की विरासत में गहरे कोई जड़ों में था। तो वो संत काव्य मूवमेंट था जिसमें कबीर मिलते हैं, काकर पातर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। बिल्कुल स्पष्ट हिम्मत थे सामने मुंह पे कहने की, तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कितना क्लियर पूछा था। कबीर लिखते हैं बाकायदे कि अगर गंगा में नहाने से अगर तरना हो, लोग मुक्ति मिल जाए, तो मछली न तरी जिसके पानी में ही घर था। भाई ये बात, इतना तार्किक बात। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मैं जब जोगी की बात कर रहा हूं तो आप बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। मैं कबीर की बात कर रहा हूं। आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गई ना बकरा, मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ों रंगैले, और गीता बाँच जोगी होई गई ना लबरा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी। मैंने किसी मुख्यमंत्री की बात नहीं की, क्योंकि हमें पता है, हम लोग देखिए भोजपुरी समाज से आने वाले लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि हंसुआ बिया में खुरपी गीत नहीं गाया जाता, और टीवी चैनल वाले बैठ करके यही काम कर रहे हैं। भोजपुरी में हमारे यहाँ कहावत है, हाथी ले आई घोड़ो ना लिए, गधो ना लिए। मतलब अच्छे दिन लाएंगे, 15 करोड़ 15 लाख रुपए आएगा, 2 करोड़ रोजगार आएगा, अच्छे दिन आएगा, महंगाई से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, दोनों बात फैला करके इस देश को आगे। और मिला जब सत्ता मिली तो बैंक बिक रहे हैं, मैंने पहले ही कहा, रेलवे बिक गई, तमाम सरकारी संस्थान जहां आपका आरक्षण लागू था उसे बेचा गया। ध्यान से समझिएगा इस पूरे खेल को, क्योंकि आरक्षण को मंडल कमीशन में लिखा है, बहुत शानदार लाइन है, समानता केवल समान लोगों के बीच होती है, असमान लोगों के बीच किसी भी किस्म की समानता नहीं हो सकती। असमान लोगों को समान बनाने के लिए असमान नियम बनाने होंगे, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था है। और उसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है, आरक्षण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आरक्षण बीमारी की दवा नहीं है, दर्द की दवा है। केवल दर्द ठीक होगा। फिर भी मंडल कमीशन की 40 में से केवल 2 अनुशंसाएं लागू हुई। फिर से मैं कह रहा हूं, अखबारों को पलट कर देखिएगा, न्यूज चैनल की डिबेट देखिएगा, और हिंदू राष्ट्र वालों से सवाल पूछिएगा, मंडल के विरोध में कमंडल क्यों ले आए। 2006 में जब उस मंडल कमीशन की दूसरी अनुशंसा लागू हुई, उसके बाद शिक्षा और रोजगार में 27% आरक्षण मिला, अपर लिमिट है 50%, ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा लागू करने के बाद अपर लिमिट टूट गई कि नहीं। तो फिर मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन कहती है कि 52% आबादी को पहले तो गिनो, क्योंकि तुम्हारे पास जनगणना 1931 की है। गिनते क्यों नहीं भाई? हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है क्या? इतना नाजुक तुम्हारा धर्म कि हमारी चंद बातों से खतरे में आ जाए। तो जाति की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं। इसलिए वो कहा कि 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये सारा तो अनुशंसा मंडल कमीशन की दी हुई है। और मंडल कमीशन की अनुशंसाओं पर काम नहीं करने वाले लोग, आज मुझे देखिए एक अखबार मिला है, अभी किसी ने दिया है, पिछड़ा वर्ग संदेश, और मैं
त्याग मूर्ति RL चंदापुरी जी के बारे में नहीं जानता था, सच बताऊं। जैसे मैं नहीं जानता था कि अंबेडकर भी हमारे जैसे नीरज पटेल ने कहा। हमने पढ़ा, हमने जाना, हम अपनी जड़ों के पास गए तो हमने ये देखा। और इसी में आप जाकर देखिएगा, वो तस्वीर भी लगी हुई है। शोषित जन संदेश पिछड़ा वर्ग संघ पटना में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया गया। ओबीसी SC ST की एका तो पहले से बनी हुई थी। ये हिंदू धर्म वाले हमारी एका के खिलाफ काम करते हैं। ओबीसी में सारा आरक्षण यादवों ने ले लिया, कुर्मियों ने ले लिया, दलितों का सारा आरक्षण जाटों ने ले लिया, आदिवासियों का मीणाओं ने ले लिया। मैं कहता हूं कि बिल्कुल तुम्हारी बात मान लिया तो जाति जनगणना करा दो और बता दो कि कहां कहां यादवों ने कितना ले लिया। जितना जाति जनगणना के विरोध में तर्क देने वाले लोग हैं, सारे के सारे अपर कास्ट ही क्यों है भाई? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो छिन जाएगा? ऐसा क्या है तुम जिससे जाति जनगणना से डरते हो? इस पूरे पत्र को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। इसमें पुराने अखबारों की कटिंग है। मैं बहुत प्रभावित हुआ इस अखबार से, क्योंकि हमें हमारे लोगों को इतिहास ही नहीं पढ़ने दिया गया। आखिरी में बस अपनी बात करके ये विराम लूंगा कि हमारा मकसद, हमारी भूमिकाएं, देखिए हमारी आवाजों में कोई इतनी ताकत नहीं है कि हमारी बातों से कोई क्रांति आने वाली। हम आपके लिए भी नहीं बोल रहे, हम बोल केवल अपने लिए रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़कर, समझकर, झेलकर यहां महसूस किया है कि अगर आज हमने आने वाले सवालों को नहीं पूछा तो आने वाली पीढ़ियां हमसे एक सवाल करेंगी केवल कि तुम जब पढ़ना चाहते थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था जिसमें 300 रुपए फीस थी, तुम पढ़ लिए। तुम जब पढ़ना चाहते थे तो दिल्ली विश्वविद्यालय में PhD कर लिए। तुम नौकरी पाना चाह रहे थे तो आरक्षण लागू था, सरकारी संस्थान थे और उसमें आरक्षण, संविधान, भारत के मंडल कमीशन की वजह से तुम्हें नौकरी भी मिल गई। तुम जो लिखना चाहते थे वो लिख गए, तुम भारत के संविधान की बात कर गए। 20-25 साल बाद हमारी पीढ़ियां पूछेंगी, न हमारे पास 300 रुपए वाले विश्वविद्यालय बचे, न हमारे पास 5000 में PhD कराने वाला विश्वविद्यालय बचा, न सरकारी नौकरी बची जहां आरक्षण लागू हो पाए। हमें जो विरासत में मिला था हम उसे अपने सामने लुटता हुआ देख रहे हैं। 25 साल बाद लोग हमसे पूछेंगे कि तुम्हें जो मिला था तुम वही नहीं बचा पाए, फिर किस बात के तुमने अपनी विरासत, अपनी जड़ों की बात की? इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि वो पूछे कि जब ये सब हो रहा था तुम क्या कर रहे थे। मैं दावे से कह सकूं कि केनरा बैंक एसोसिएशन के लोगों ने भारत के संविधान और मीडिया पर आयोजन किया, मैं भी उसमें शामिल होकर के वह सच बोल रहा था जिसके बोलने के बाद गोली और जेल भी मिल सकती है, फिर भी बिना डरे वो सच बोल रहा था ताकि आने वाली पीढ़ियों का वक्त बचे। और इसलिए मैं जाते जाते केवल ये अपील करने आया हूं। हम वाकई जानते हैं कमियां हर तरफ हैं, लेकिन हमारे यहां क्या होता है, कर्मकांड और अंधविश्वास से अगर हम बचा पाए, टीवी मत देखिए, अखबार मत देखिए। मुझे लगता है ये जो नोएडा गैंग है, नोएडा का जो इलाका है, उस पर कम से कम आप अगर जैसे जैसे हम मंदिर का विरोध नहीं करते, चलो मान लिया बहुत माहौल खराब है, मंदिर में चंदा देना बंद तो कर सकते हो। हम नहीं जानते, मैं कई बार पूछता हूं कि अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे फैक्ट्री, विश्वविद्यालय और तमाम जगहों पर जाना होगा। अगर मुझे इलाज करना, मेरा सर दर्द दुखे तो डॉक्टर के पास जाना होगा। मुझे मोक्ष चाहिए तो मंदिर के पास जाना होगा। ज्योतिबा फूले क्या लिखते हैं, मैं एक दो किस्सा सुना के बात खत्म कर रहा हूं। ज्योतिबा फूले ने एक किस्सा लिखा तृतीय रत्न नाटक में, मैं हर जगह सुनाता हूं और जानबूझ के सुनाता हूं, सुनिएगा भाई। हमारी बात नहीं मानने की, हो सकता है फूले की थोड़ी बात मान लें। उन्होंने कहा एक बहुत गरीब आदमी एक ब्राह्मण के पास गया और कहा जीवन में बहुत कष्ट है, मैं कैसे इस कष्ट से मुक्त होऊंगा? तो ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी कुंडली में यह बता रहा है कि शनि ग्रह ठीक जगह पे नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसे ठीक होगा? तो कहा हवन कराना होगा। कहा कितना खर्चा आएगा? तो कहा इतना खर्चा आएगा। कहा इतना पैसा तो नहीं है। तो पंडित ने बोला चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट, 5000 दे दो, उतने में हो जाएगा। पंडित उस आदमी ने कहा इतना भी नहीं है। फिर उसके बाद कहा कि अच्छा 1000 दे दो, नहीं हो पाएगा। फिर पंडित ने कहा अच्छा 100 रुपए दे दो, एक हफ्ते के लिए शनि को ठीक जगह पे ले आ रहा हूं, बाद में जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा लेना। वो आदमी खड़ा होकर कहा कि साहब मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ब्राह्मण खड़ा होकर नाराज होते हुए बोला कि तेरी जेब में जब एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बच्चा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये ज्योतिबा फूले लिख के गए, हमने पढ़ा नहीं उसे।
भैया मेरा काम यह है, मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, मेरा फर्ज है मैं कलम और किताब बचाने का केवल भाषण न दूं, मैं आपसे गुजारिश करूं किताबों को पढ़िए अपने घर में, हमें गुलदस्ता मत दीजिए। आपने दिया है हालांकि भारत का संविधान, लेकिन ये फूल दोपहर और शाम तक मुरझा जाएंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे। किताबों के पन्ने ताउम्र हरे रहते हैं, इसलिए मैं किताबों की बात करता हूं। मैं आज हम लोग गए, अशोक साहब बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। अच्छा, जो आईपीएस होने के बाद हमारे मंच पर बैठ जाए तो ऐसे ही लोग तो हम लोगों को बिगाड़ते हैं। जब ये नहीं डर रहे तो हम क्यों डरेंगे भाई? आप यहां बैठे हैं और ये सब बात सुन रहे हैं, यहीं से वीडियो चल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हिम्मत देखिए, हम लोग आपस में दूसरे से लेते देते हैं। मीडिया वाले लोग रास्ते पर बैठ के आए, नवीन भाई से हम बात कर रहे थे, हमने उनसे पूछा और मैंने बताया इनको, मैंने आज तक किसी अभिवादन में ये नहीं सुना था नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। ये है मीडिया का मतलब कि सबको सबके हिस्से की बात करना, और उसमें जो तेवर और गुस्सा है। सुमित की बात देखिए, जो क्वालिटी वर्क आपको मिलेगा, आप बहुत गंभीरता से अपने उस आवाज को उठाते हैं। और नीरज भाई तो रह ही रहे हैं राम राज्य वाले प्रदेश में, पता नहीं बुलडोजर से अब तक कैसे बचे हुए, मुझे चिंता है। हम लोग को दिल्ली में रतनलाल साहब के लिए खड़े हो गए इतने लोग। और मैं फिर से कह रहा हूं, सजग इसलिए होना जरूरी है कि अगर हमने किताबों का रेफरेंस नहीं दिया, अगर हमने अपने मुंह से वो सारी बातें कह दी, तो जेल तो जाना पड़ेगा। इसलिए बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपके लोग नहीं है। हमारे लोग फेसबुक पर लाइक और शेयर तो कर देते हैं, जाओ तो कहते हैं अरे बड़ा बढ़िया बोलते हैं आप, और आप उनसे कहिए कि इन मीडिया घरानों को कितना चंदा आपने दिया आज तक, तो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं भी अपील करके जा रहा हूं, अपने लोगों की आवाज को मजबूत करिए। आप पहचानिए कि आपके लिए कौन बोल रहा है। एक आरएसएस का व्यक्ति आपके घर पर आकर के वो जानता है कि ये व्यक्ति अम्बेडकरवादी है, ये समाजवादी है, इसके वोट हमें नहीं मिलेगा, फिर भी वो कहेगा भाई साहब केवल चाय पीने आपके यहाँ आए हैं। हमारे लोग तराजू लेकर तौलते हैं, जो 24 कैरेट अम्बेडकरवादी उसी से मिलेंगे, जो 22 कैरेट उससे नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ ओबीसी के अलग समस्या, और मैं तो उस जमीन पर खड़ा हूं जो समाजवाद की जमीन है। और समाजवादी और डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया 1956 में मिलकर क्या करना चाह रहे थे भाई? वो जो ओबीसी और एससी को मिलाकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाने की बात, समाजवाद की बात और सामाजिक न्याय की बात मिलकर के करना चाह रहे थे, वो कहां रह गया? इसलिए मेरी गुजारिश है, अपने लोगों को पहचानना और अपने लोगों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर एक आवाज को अगर खामोश कर लिया गया तो बाद में कोई बोलेगा नहीं। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में मास्टर जाता था पढ़ाने, तो पढ़ाना अगर उसे नहीं है मास्टर को, तो पूरी क्लास में से सबसे शैतान लड़के को बुलाता था और गर्दन झुका के 4 मुक्का मारता था और उसके बाद कहता था जाओ बैठ जाओ। उस 4 मुक्के की धमक अगले 1 घंटे की क्लास में रहती थी और कोई शरारत विद्यार्थी नहीं करता था। इस समय भी एक ऐसे ही प्रिंसिपल और प्राइम मिनिस्टर इस देश में आपने बिठा दिए हैं, वो नजीर बना करके आपके लोगों को गोलियां मार रहे हैं, आपके लोगों को जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि जो हजारों हजार लोग जो आवाज उठाने लगे, अपना हक मांगने लगे, वो डर जाएं और खामोश हो जाएं। मगर मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हो आप, तथागत बुद्ध की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो ज्योतिबा फूले की, तो एक बात सोचिए, पेरियार की बात कर रहे हो, तो जिनकी बात आप कर रहे हैं वो उनके आकाओं से नहीं डरे, तो आप क्या इनसे डर जाएंगे क्या? ये हिम्मत हमें वहां से मिलती है। गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार की विचारधारा इस देश को दंगाई बना रही है। अंबेडकर, फूले और पेरियार की विचारधारा इस देश को बचाने और बनाने की लड़ाई लड़ रही है। यह जंग विचारधारा की है, यह जंग अपने मुल्क में जो इतनी मेहनत से बनाई गई चीज थी उसको बचाने की है। इसलिए मीडिया बचाना भी हमारा काम है। कल्पना करिए, इस देश में पानी खराब हो रहा है, मैं जिस दिल्ली में रहता हूं वहां अपनी हैसियत के हिसाब से लोग पानी पीते हैं। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है वो सप्लाई का पानी पीता है, और जो अच्छे घरों में रहता है उसके यहाँ महंगे महंगे आरओ लगे हुए। पानी खत्म अगर हुआ तो सबसे पहले कौन मरेगा? कोरोना आया तो सबसे पहले कौन मरा? कौन? नवीन जी से बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि वो वही दौर था जब पैदल लोग सड़कों से लौट रहे थे। वो कौन लोग थे? क्यों हमें पहचानने नहीं दिया जाएगा? कल को ये प्रकृति खत्म होगी तो सबसे पहले शिकार कौन होगा?
जिन्होंने इस दुनिया को रहने लायक बनाया, उसी के पास कुछ नहीं है। इसलिए जगदेव बाबू के नारे से बात खत्म कर रहा हूं। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा दिया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने, सन सोपा ने बांधी गांठ। उस नारे को आगे बढ़ाने का काम जगदेव बाबू ने किया, और वहीं से मुझे एक दिशा नजर आती है। एक दिशा नजर आती है किताबों से, एक दिशा नजर आती है ऐसे नारों से। जब अर्जक संघ नारा लगाता है, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। दो बातें हैं मोटी मोटी। आइए इस बिहार की जमीन पर जगदेव बाबू को याद करते हुए आखिरी में यह नारा बोल रहा हूं, इसके संदेश को समझ जाइएगा। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए, वो जमीन का मालिक होए। और ये नारा आगे बढ़ के कहा गया, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मुझे लगता है कि ये पैगाम धन धरती और राजपाट का, शिक्षा और रोजगार का, वो आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ियों को बचाएगा। केनरा बैंक के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।